दोस्तों, फिल्मी नगरी एक ऐसी नगरी है जहां पर हर युवा हर युवती अपना भाग्य जरूर आजमाना चाहता है। वहां की चकाचौंध सितारों की चमक दमक के बीच में हर कोई अपने आप को देखना चाहता है एक दिन। जाने कितने ही लोग मुंबई के इस महानगरी में आते हैं और चाहते हैं कि अपने सपनों को छू जाएं, अपने सपनों को पा जाएं, वो पल जी लें जिसके अंदर वो सितारों के बीच में खड़े हैं और दुनिया लंबी लाइन लगाए उनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो नए मापदंड खड़े कर देते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन मापदंडों से परे होते हैं, जिनका कोई पैमाना नहीं होता। ऐसे कलाकारों के लिए आप जितने भी अलंकार लगा लीजिए, शायद आपकी शब्दावली में शब्दों की कमी फिर भी दिख जाए। मैं करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं सदी के महानायक श्री दिलीप कुमार साहब की। दिलीप साहब का असली नाम जो है वो मोहम्मद यूसुफ खान है और 1922 में इनका जन्म हुआ पाकिस्तान में। परंतु आज़ादी से पहले, जो मौजूदा पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था। परंतु आज़ादी से पहले ही इनका परिवार जो है वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया। युवा होते मोहम्मद यूसुफ खान ने पुणे में कैंटीन में एक अपना ठेला लगाया, एक दुकान लगाई जिसके गल्ले पर वो बैठते थे और फल बेचते थे। और एक दिन उन पर नज़र पड़ी बॉम्बे टाकीज की मालकिन देविका रानी की। देविका रानी की जैसे ही नज़र इस खूबसूरत नौजवान पर गई तो उनके मन में एक ख्याल आया कि मेरी अगली पिक्चर का हीरो ये इंसान बन सकता है। मोहम्मद यूसुफ खान के पास वो गई और उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि आप हमारे ऑफिस आइए। मोहम्मद यूसुफ खान को लगा कि बिगड़ैल और अमीर औरत है, जाने क्या काम करवाएगी मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मैं असमर्थ हूँ आपके ऑफिस आ पाने में। तो बातों बातों में देविका जी ने पूछा कि कितना कमा लेते हो। मोहम्मद यूसुफ खान ने कहा कि 5 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बचा लेता हूँ। तो उन्होंने फटाफट 10 रुपये का सिक्का अपने पर्स से निकाला और मोहम्मद यूसुफ खान को दिया कि आप ऑफिस आइए। खैर, मोहम्मद यूसुफ खान ऑफिस पहुँचे। वहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट दी गई उन्हें बोलने के लिए। उन्होंने बोली और वो स्क्रीन टेस्ट पास कर गए। और उनसे पूछा गया कि क्या आप पिक्चरों में काम करोगे। यूसुफ खान को तो मालूम ही नहीं था कि पिक्चरों में काम क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह थी कि काम धंधा छोड़कर काम यहाँ पर करने आऊँ, कितने पैसे मिलेंगे, भरण पोषण हो पाएगा या नहीं। जब ये सवाल उनके सामने रखा गया तो उनसे पूछा गया। उन्होंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के कहा कि 150 रुपये बचा लेता हूँ महीने के। तो उन्हें कहा गया कि आपको पिक्चर करने के लिए 400 से 450 रुपये मिलेंगे। और यही वो समय था जब मोहम्मद यूसुफ खान दिलीप कुमार बन गया। एक पटकथा लेखक बॉम्बे टॉकीज़ में ही जो काम करते थे, उन्होंने दिलीप कुमार का नाम दिया इन्हें। और पहली मूवी 1944 में आई, ज्वार भाटा। हालांकि मूवी कामयाब नहीं हुई। पहली हिट मूवी जो दिलीप साहब की मानी जाती है वो 1947 की जुगनू। और फिर इस जुगनू ने ऐसी रोशनी फैलाई फिल्मी दुनिया में कि हर कोई इस जुगनू का कायल हो गया। आने वाली सभी पिक्चरें हिट होती गई, लेकिन हर एक पिक्चर में एक कॉमन चीज़ थी। वो ये थी कि दिलीप साहब टूटे दिल के आशिक का किरदार इतनी बखूबी निभाते थे कि हर वो इंसान जो कभी प्यार में धोखा खाए हुए था अपने आप को रिलेट कर पाता था उनसे। चाहे वो देवदास की आप उनकी एक्टिंग की बात कर लीजिए। वो शादी के रास्ते पे चल दी और मैं बर्बादी के रास्ते। अब एक कभी न खत्म होने वाला नाटक शुरू हो गया। या अन्य फिल्में आप उठाकर देख लीजिए उस दौर की, आप पाएंगे कि 1951 में उनकी एक मूवी आई दीदार। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे करें ना याद। जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे। जो गाने गाकर अपना भरण पोषण करता है और आंखें पाने की उम्मीद रखता है ताकि वो अपने बिछड़े हुए प्यार को पा सके। इस मूवी में उनके जो को एक्टर थे वो थे अशोक कुमार जी। मूवी आगे बढ़ती है और किरदार को आंखें मिलती हैं, परंतु वो अपनी आंखें फिर डेलिबरेटली खो देता है क्योंकि उसके बचपन का जो प्यार होता है, उसकी शादी उसी आई सर्जन यानी अशोक कुमार जी से हुई होती है। वेदना संवेदना इतने बेहतर तरीके से अपनी अदाकारी में झलकाते थे कि लोग इनके कायल हो गए थे।
ये रोल में इतना घुस जाते थे कि इनकी रियल लाइफ जो थी वो इनकी रियल लाइफ को इम्पैक्ट करने लगी थी। जी हाँ, इन्हें डॉक्टर से मिलना पड़ा। इतने सारे ये टूटे दिल के किरदार कर चुके थे कि असल जीवन में भी वो इन पर हावी होने लगा था। और डॉक्टर ने इन्हें एक सलाह दी उस समय कि आप अपना जॉनर बदलिए, आप अगर पिक्चरें नहीं बदलेंगे तो जल्द ही आप पागल हो जाएंगे। और उसके बाद पिक्चरें की इन्होंने आन और कोहिनूर जैसी, जो कॉमेडी फिल्म्स थी। लगभग 6 दशक के अपने फिल्मी करियर में आपको जानकर हैरानी होगी कि दिलीप साहब ने लगभग 61 फिल्में की हैं, जबकि उनके समकालीन एक्टर्स उस दौरान के अभिनेता जो हैं वो 100-150 पिक्चरें कर चुके थे, जैसे देवानंद साहब हो, राज कपूर साहब हो। इन 61 फिल्मों में से 48 फिल्में मात्र ऐसी थी जिसमें इन्होंने मुख्य किरदार निभाया था, यानी एक्टर का रोल प्ले किया था, लीड एक्टर का रोल प्ले किया था। दिलीप साहब के नाम आज भी ये रिकॉर्ड है कि नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सबसे ज़्यादा बार चयनित यही हुए। 19 बार इनका नॉमिनेशन हुआ और उसमें से 8 बार ये जीते। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा अगर हम बात करें दिलीप साहब की ज़िंदगी तो जब वो 44 वर्ष के थे तब उन्होंने शादी की थी, और उस समय ये सबसे एजेड एक्टर थे जिन्होंने इस उम्र में आके शादी की थी। और शादी किससे की थी? अपने से आधी उम्र 22 साल की युवती सायरा बानो से। और आज भी ये मुंबई में दोनों काफ़ी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर आया 1960 का दौर, और 1960 में मूवी आई मुगले आजम। इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी, उसे अपने बेटे की जान लेनी होगी। ये उस समय की सबसे महंगी पिक्चरों में से एक पिक्चर थी। अगर आपको मुगले आजम नहीं देखी है तो ये भारतीय सिनेमा का एक लैंडमार्क है, इसे ज़रूर देखिए। आप देखेंगे कि उस समय के हिसाब से क्या सेट का इस्तेमाल किया गया था, कितने ही एक्स्ट्रा एक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया था। और इस मूवी से एक और ख़ास बात जुड़ी है। इस मूवी में जो हीरोइन का रोल अदा कर रही थी वो थी मधुबाला जी। और प्यार करते थे दिलीप साहब असल ज़िंदगी में मधुबाला जी से, परंतु मधुबाला जी अपने पिता के डर से दिलीप साहब के साथ घर नहीं बसाना चाहती थी। और ऐसा एक ही बार हुआ है इंडस्ट्री में कि किसी ने जानबूझकर किसी अदाकार को थप्पड़ मार दिया हो। तो एक सीन के दौरान हीरो को हीरोइन के थप्पड़ मारना था, दिलीप साहब ने मधुबाला जी के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि वो उनके अंदर का गुस्सा था, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे और वो प्यार को कोई एक रूप नहीं मिल पा रहा था, एक रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। खैर, दिलीप साहब की जो ये मूवी थी ये बहुत हिट हुई, और ये पहले ब्लैक एंड वाइट में बनाई गई थी, लेकिन अब इसका कलर्ड वर्जन भी अवेलेबल है। राम और श्याम। आप बोलोगे कि खाई में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, आप बोलोगे गले में रस्सी लगा के पेड़ से लटक जाओ तो मैं लटक जाऊंगा। बहुत हो गया मम्मी, ओपन द डोर। अरे मुझे शहर जाना है, खेती के लिए बीज लाना है, एंड माय ट्रैक्टर। राम और श्याम मूवी जो है इसमें उनके ही छोटे भाई ने श्याम का किरदार निभाया। दिलीप साहब ने एक मूवी प्रोड्यूस भी की थी। उस मूवी का नाम था गंगा जमुना। अरे तोरे कारण तो कुत्ता भी न मरे बेगैरत, दूसरे गांव का साथ देते गद्दार। हम दंगा पड़ गए हैं, नैन लड़ गए हैं तो मनवा मां कसक होई बेकरी। ये मूवी इतनी कामयाब हुई थी, और इसकी दूसरी खास बात ये थी कि इनके छोटे भाई नासिर इस मूवी में किरदार निभा रहे थे। दोनों जो थे वो सिस्टम के ऑपोजिट एंड पर खड़े थे, जहां नासिर जो थे वो एक पुलिस अफसर बने थे, और दिलीप साहब जो थे वो एक सीधे साधे गांव के इंसान से एक डाकू बने थे। बहुत इंटेंस कहानी थी, और ये कहानी इतनी फेमस थी कि 1974 में सलीम जावेद की जोड़ी ने इसी मूवी के रीमेक की तरीके से आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं इस मूवी से प्रेरणा लेके उन्होंने सुपरहिट फिल्म बनाई दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का रोल था। दिलीप साहब की एक खास बात थी कि जब वो मोहम्मद यूसुफ खान से दिलीप कुमार बन गए थे, उन्होंने उसके बाद कभी भी पैसे के लिए काम नहीं किया। उनकी तवज्जो हमेशा जो रहती थी वो पटकथा पर रहती थी, कहानी पर रहती थी,
फिल्म से क्या मैसेज मिलेगा आम जन को, इस पर उनकी तवज्जो रहती थी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर इनके पीछे डेट्स लेने के लिए भागे रहते थे, फिल्में साइन करने के लिए जोर लगाते रहते थे, परंतु दिलीप साहब अपने मन की पिक्चरें करते थे। कभी भी उन्हें पैसों के द्वारा मजबूर नहीं किया गया कि हम आपको इतना पैसा देंगे और आप हमारी मूवी कर लीजिए। ऐसे कलाकार की ख्याति जो है वो खाली देश भर में नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कद हो जाता है ऐसे कलाकार का, और दिलीप साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इसीलिए पाकिस्तान की सरकार ने इन्हें अपना सबसे बड़ा सम्मान जो था वो दिया था। एक इंग्लिश डायरेक्टर डेविड लेन, वो चाहते थे कि उनकी मूवी में किरदार को दिलीप साहब निभाएं, परंतु दिलीप साहब का ये कहना था कि मेरा कर्तव्य जो है वो भारतीय दर्शकों के प्रति है और मैं इन्हीं पिक्चरों को या भारत में बनी हुई पिक्चरों में ही काम करना चाहता हूं, मैं किसी इंटरनेशनल मूवी में काम नहीं करना चाहता। डेविड लेन की ये पिक्चर थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया। दिलीप साहब के मना करने के बाद इजिप्शियन एक्टर थे मिस्टर शरीफ, उन्होंने ये मूवी की थी और इस मूवी को बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे और इजिप्शियन एक्टर को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 साल का ऐसा समय था जब दिलीप साहब ने कोई पिक्चर नहीं की थी, परंतु एक कलाकार को रोक पाना संभव नहीं है, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो किसी ना किसी माध्यम से हमेशा सामने आती ही आती है। 5 साल के अंतराल के बाद जब दिलीप साहब ने सिनेमा जगत में दोबारा एंट्री की तो उन्होंने एंट्री की ऐसी मूवीज से जहां पर वो किरदार निभाने लगे, कैरेक्टर रोल्स करने लगे। बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई, कहीं पर वो अमिताभ बच्चन के पिताजी भी बन के दिखाई दिए। मूवी का नाम था शक्ति। आज जब वो लोग मेरी आंखों के सामने उसे ले गए तो मुझे लगा किसी ने मेरे बेटे के दाम लगाए और दाम लगाकर उसको खरीद लिया। उन्होंने मेरे बेटे को खरीद लिया और मैं देखता रहा। और इस मूवी के अंदर वो द्वंद्व दिखाई देता है बाप बेटे के बीच में, और बहुत सारे क्रिटिक्स का ये कहना था कि दिलीप साहब जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी को खा गए थे, यानी उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि अमिताभ बच्चन उनके आगे फीके लग रहे थे। हालांकि कुछ क्रिटिक्स का ये कहना था कि अमिताभ बच्चन अंडर प्लेड। खैर, वो मूवी आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। क्या उसका डायरेक्शन है और अदाकारी, तो माशाअल्लाह। ऐसी ही एक और मूवी आई थी मशाल। मैं कुछ करता हूँ सुधा। ए भाई साहब, अरे गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोको। अरे इधर देखो क्या हो रहा है भाई। अरे बुरा हाल है बेचारी का, अस्पताल पहुंचा दो। अरे कोई है, अरे कोई बचा लो रे। एक सीन था जिसमें एक ईमानदार पत्रकार जो है वो बंबई की सड़कों पर अपनी बीवी के साथ जा रहा होता है और अचानक बीवी की तबीयत खराब होने पर किस तरीके से वो मदद के लिए गुहार लगाता है। इतना इंटेंस सीन था वो कि अगर आप उसे थिएटर में अकेले बैठकर देखते हैं तो आपको लगेगा कि उस किरदार में आप हैं, उसका दर्द समझ पाएंगे। कुछ ना कर पाने की जो बेबस स्थिति थी उस समय पर, उसका जो प्रदर्शन स्क्रीन पर दिलीप साहब ने किया था वो अपने आप में काबिले तारीफ था। उसके अलावा जाने कितनी ही अनगिनत फिल्में उन्होंने की। जो मुगले आजम का एक और रिकॉर्ड था वो ये था कि मुगले आजम ने उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई की थी और उसका रिकॉर्ड 1975 में शोले मूवी ने तोड़ा था। लगातार 15 साल तक कोई मूवी ऐसी नहीं बनी थी जो इतनी कमाई कर सके जितनी मुगले आजम ने की थी। दिलीप साहब की सौदागर अगर आप देखते हैं तो सिनेमा जगत के दो धुरंधर एक दूसरे के आमने सामने थे और वो गाना इमली का बूटा बेरी का बेर अपने आप में अदाकारी थी। कहाँ एक तरफ राजकुमार साहब और कहाँ दिलीप साहब, और उनके अलावा इन किरदारों को शायद ही कोई इतनी बखूबी निभा पाता। कम ही लोग जानते हैं कि 1988 में दिलीप साहब ने एक और शादी की। वो शादी इसलिए की थी कि सायरा बानो जी से उनके कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है अस्मा खान पाकिस्तान की थी, ये इनसे इन्होंने निकाह रचाया था, शादी की थी, परंतु ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चली। 1 साल के भीतर ही तलाक हो गया और दिलीप साहब वापस सायरा बानो जी के पास आ गए और ऐसा कहा जाता है कि सायरा बानो जी ने भी उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ कर दिया था। आज 2021 में अगर आप दिलीप साहब की उम्र देखेंगे तो वो जल्द ही 99 साल के हो जाएंगे। उनके चेहरे पर अब भी वो तेज़ दिखाई देता है, नूर दिखाई देता है। आजकल ज़िंदगी जो है बगैर चमक धमक के और बगैर
लाइमलाइट के जीते हैं, मियाँ बीवी अपने घर पर रहते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है, पद्मश्री और पद्म विभूषण इन्हें दिया जा चुका है। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। राज कपूर साहब के साथ भी 1949 में दिलीप साहब ने एक मूवी की थी जिसका नाम था अंदाज। चलाया था, लेकिन तुम्हारी बदनामी के ख्याल ने मुझको रोक लिया। अपने कारोबार का आधा हिस्सा जो तुमने मुझको दिया था, मैं तुम्हारी बच्ची को उसकी पहली सालगिरह पर भेंट देता हूँ। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि एक राजकुमार साहब की, माफ कीजिएगा, राज कपूर साहब की एक बहुत फेमस मूवी थी संगम, जिसमें गाना था जो बहुत फेमस हुआ था। शायद हर गृहिणी उस समय पे गाती थी अपने पति को छेड़ने के लिए कि मैं क्या करूं राम मुझको बुढ़ा मिल गया। इस मूवी को राज कपूर साहब ने 5 साल तक ठंडे बस्ते में रखा था, सिर्फ इसलिए कि वो चाहते थे कि दिलीप साहब इसमें अदाकारी के लिए हाँ भरते। परंतु दिलीप साहब की जिद थी, वो ये कहते थे कि मैं राज कपूर की डायरेक्शन के अंडर काम नहीं करूंगा, और वो कहते थे कि या तो डायरेक्टर बदल लो या एक्टर बदल लो। और थक हार कर राज कपूर साहब ने फिर राजेंद्र कुमार को उस रोल के लिए चुना था। मूवी अपने आप में बहुत बड़ी हिट थी। ये थी कुछ बातें इस इंडस्ट्री के महानायक, या आप कह सकते हैं द मोस्ट हैंडसम मैन, जो इस इंडस्ट्री में एक एक्सीडेंटल हीरो की तरह आया, परंतु ऐसी छाप छोड़कर गया है कि आज तक कोई कलाकार इन्हें छू नहीं पाया है। इनकी ऊंचाइयों तक, इनकी शिद्दत कि आज भी कस्में उठाई जाती हैं। लोग जब दिलीप साहब का नाम लेते हैं तो अपने आप इज्जत उनके लिए उनकी नज़रों में दिखाई देती है। हम चाहेंगे कि दिलीप साहब को भगवान लंबी उम्र दे, स्वस्थ ज़िंदगी दे। ये था हमारा वीडियो दिलीप साहब की बायोग्राफी पर। ऐसे किसी और कलाकार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब